गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि सामान्य आधारित विषय ये 100 नंबर का पेपर होता है और इसके अंदर करीब 22-21 क्वेश्चन आते हैं। तो 22-21 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके लगभग एक दिया ही है, पर्यावरण शिक्षा, ग्रामीण विकास और उद्यमता का विकास। इससे आता है तो उद्यमता विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आप कैसे उद्योगपति बनेंगे या दुकान खोलेंगे, ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। किसी प्रोजेक्ट को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके कंस्ट्रक्शन की। और यहाँ ग्रामीण विकास में खेती आधुनिक हो रही है, कूड़े कचरे का प्रबंध आप कैसे कर रहे हैं, ये इसमें आ जाता है। पर्यावरण शिक्षा में आपको सारा पर्यावरण, वन क्या है, ये पेड़ क्या है, सामाजिक वानिकी क्या है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसके पाठ्यक्रम में। जो हमारा कह लीजिए दौड़ का मैदान, मैं बार बार आपको कहता हूँ पाठ्यक्रम आपका दौड़ का मैदान है। तो दौड़ के मैदान में आपको कहाँ कहाँ तक दौड़ना है और 70% में क्या हटा दिया गया है ये भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को हटा दिया गया है, इसमें कट लगा हुआ आप देख सकते हैं। और पर्यावरण शिक्षा क्या है, तो यहाँ पर्यावरण शिक्षा तो जानना जरूरी है। और इसकी परिभाषा क्या है, इसका महत्व क्या है, और इसका भारतीय पर्यावरण संस्था में आप कुछ संस्थान है, भारत की एक पर्यावरण संस्था है जो अपने सुझाव देती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस शिक्षा का स्वरूप क्या है, बेसिकली आपको कहाँ तक जानना है पर्यावरण को, और पर्यावरण शिक्षा की उपयोगिता क्या है, और सुझाव। स्कूली शिक्षा में, मतलब जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर्यावरण आपसे अध्यापक लोग पेड़ लगवाते हैं। तो स्कूली शिक्षा में पर्यावरण बच्चों को देना। प्राकृतिक पर्यावरण समस्याएं, ये तो प्राकृतिक में वन है आपका, वन विनाश। जब प्राकृतिक देखिए वहीं आएगा ना जहाँ पेड़ कट जाएंगे। वन विनाश के दुष्परिणाम एकदम आपको पूछ दिया अगर कि वन विनाश के दुष्परिणाम क्या हैं, तो आप आराम से लिख जाएंगे। वर्षा होगी नहीं साहब, जो है बाढ़ आ जाएगी, मतलब अप्राकृतिक काम शुरू हो जाएंगे। वन विनाश को रोकने के उपाय क्या हैं, वनों की रक्षा कैसे करेंगे। एक चिपको आंदोलन था, मेघा पाटेकर जी ने इसमें सभी लोग पेड़ पर चिपक गए थे। तो चिपकने का मतलब ये था कि पहले हमको काटो तब पेड़ को काटो। तो सर सुंदरलाल बहुगुणा जी के उसमें ये कभी कभी पूछ देता है चिपको आंदोलन क्या है। तो ये मेघा पाटेकर जी थी और वन काटे जा रहे थे उस समय, वन की रक्षा के लिए इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। वनों के प्रकार, कितने प्रकार के भारत में वन हैं आप जानते ही हैं। आजकल तो अमेजन यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग। भूस्खलन क्या होता है, हाँ ये भी आप, बाढ़ आती है तो ज़मीन कट जाती है, जान ही रहे हैं। भूमिगत जल स्रोत का सूखना, धीरे धीरे जल हमारा ज़मीन का सूखता जा रहा है। और जितने इंडस्ट्री के कचड़े कूड़े हैं सब, या हमारे भी हैं, वो नदियों झीलों में जा रहे हैं, तो पानी भी हमारा विषैला होता जा रहा है। तो प्राकृतिक पर्यावरणीय समस्याएं, ये सारा इसके अंदर आया। तो आइए देखते हैं पर्यावरण शिक्षा क्या है। पर्यावरण शिक्षा का एक शब्द में आप अगर ज्ञान करना है, पर्यावरण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना ही पर्यावरण शिक्षा है। सही बात है, एक लाइन में इन्होंने कहा। दूसरे शब्द में अगर आप कह लें तो पर्यावरण, उसके विभिन्न अंग देखिए, विभिन्न अंग। पर्यावरण कहाँ से शुरू होता है, आपके घर से शुरू होता है। आपके घर से शुरू होता है पर्यावरण, तो आपके घर में आपका रहन सहन कैसा है, आपकी सोच विचारधारा घर में कैसी है, वहाँ से पर्यावरण शुरू होता है। और वही पर्यावरण लेके आप स्कूल में आते हैं। तो स्कूल में कई लड़के कई तरह के पर्यावरण के से आते हैं, और सबको एक समान बनाना हम टीचर की ड्यूटी होती है, क्योंकि हम उनको एक टारगेट पर फिक्स करते हैं कि नहीं साहब यहाँ आपको देखिए उसके विभिन्न अंगों या संसाधनों की, कोई भी पर्यावरण हम आपको पढ़ाएंगे कि उनके संतुलन, सदुपयोग और दुरुपयोग करेंगे तो आपको क्या हानि होगी, प्रदूषण करेंगे तो क्या हानि होगी। और संरक्षण मतलब गांव में तालाब वालाब खोद के पानी इकट्ठा रखिए ताकि अकाल सूखा में काम आए। तो संरक्षण का मतलब कोई पानी आप उतना ही नलकूप लगाइए, पानी निकालिए जितना ज़रूरी है, और ज़्यादा ना पानी का वेस्ट करिए। तो ये पर्यावरण शिक्षा हुआ।
और इसकी परिभाषा अगर आप देना चाहेंगे तो ये भी परिभाषा आपकी हुई, और अलग से कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषा दी हैं। मुझे तो वेस्ले की परिभाषा बड़ी अच्छी लगती है। एक लाइन में उन्होंने समझाया है, ईवी वेस्ले साहब ने, कि पर्यावरणीय शिक्षा नामक पद उन विद्यालयी विषयों को संकेत करता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। मानवीय संबंधों का विवेचन करते कि मानव कैसे रह रहा है, कैसे नहीं रहा, उसमें कहीं कोई धर्म या जाति नहीं है। तो ई वेस्ले साहब द्वारा प्रतिपादित परिभाषा सही है कि पर्यावरण शिक्षा नामक पद उन विद्यालयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं। अगर आपके यहाँ पर्यावरण शिक्षा है तो आप मानव संबंध को और मानवता को भी जानेंगे। इसका महत्व का देखिए, परिभाषा अलग चीज़ है, महत्व अलग चीज़ है। महत्व क्या है? महत्व में पर्यावरण के विनाश असंतुलन के युग में हमें इसका सचेत किया जा रहा है। वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं आप कि इसका साफ विनाश असंतुलन से शिक्षा से हमें पर्यावरण शिक्षा के प्रति सचेत करना, जागरूक करना, ये महत्व है इसका। प्रदूषित पर्यावरण मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। कोरोना आया ही था अभी, और आप लोग बड़ी अच्छी तरह जान रहे हैं। गाजीपुर में तो फैक्ट्री की राख जो उड़ रही है वो भी एक प्रॉब्लम है। तो पर्यावरण शिक्षा से आप यही सब के प्रति जागरूक बनेंगे तो इसका महत्व है। हर छात्र को पर्यावरण जानना चाहिए। लोग कहते हैं तुलसी जी का पौधा जो देता है, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, इसके अंदर है 4 औषधि पौधों के नाम लिखिए, हाँ 2 ऑक्सीजन ज़्यादा देने वाले पौधों के नाम लिखिए। तो पर्यावरण में यही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं। महत्व आप समझ ही गए होंगे कि पर्यावरण जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, और इसका सुझाव देने वाली कमेटी जो 1981 में बनी थी, भारतीय पर्यावरण संस्था, 1 नंबर का जीके या 1 नंबर का सवाल। संस्था कब बनी थी साहब? 1981 में बनी थी। और इसने क्या क्या सुझाव दिया? यह पर्यावरण नीति के विकास में सहायक हो, जागरूक करे और सिद्धांतों का पर्यावरण का ज्ञान कराए, पर्यावरणिक विचार का समायोजन हो, मतलब समन्वित ग्रामीण विकास, मतलब ग्राम में पूरा विकास में इसका विचार का समायोजन हो। अब देखिए, सुझाव अलग चीज़ हो गई। अब उद्देश्य क्या है? यहाँ देखिए पूछ रहा है महत्व, तो लड़का उद्देश्य लिख देता है। देखिए उद्देश्य अलग चीज़ है, महत्व अलग चीज़ है। तो उद्देश्य में आपको क्या कह रहा है? लोगों के वही उद्देश्य और महत्व लगभग सेम है। आप देखिए, सचेत करना, जागरूक करना और जागरूक बनाना। असंतुलन जो हो रहा है पर्यावरण का, जनसंख्या विस्फोट हो जा रही है, मतलब एक परिवार में 6 लड़का, 7 लड़का, तो इसी क्या है ये जो आपका पर्यावरण का प्रदूषण होगा। मतलब अगर 1 बीघा खेत है तो उनके नाम से 1 मड्डा भी शायद आ जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ज़्यादा ज़मीन कम हो जाएगी जब आप जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसी को जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। मैं आगे भी कुछ चैप्टर आपको ऐसे ही बताता चल रहा हूँ। सामाजिक वानिकी, ये भी वृक्षारोपण के महत्व को बताकर, मतलब सामाजिक वानिकी भी आपको करना है। अमरूद का बगीचा, आम का बगीचा, ये भी आपको लगाना है। खेती भी करना है, कई चीज़ें सामाजिक में तो अमरूद का बगीचा, ये सब चीज़ें आएंगे। खेती में तो धान गेहूँ चला जाएगा। तो सामाजिक वानिकी में आपका आम का बगीचा है, अमरूद का बगीचा है, ये लगाते हैं। और वृक्षारोपण को भी उसके साथ साथ करें आप, तो इसका महत्व भी आप जो है, तो ये उद्देश्य है पर्यावरण और प्रदूषण को रोकना, ये सबसे बड़ा और नागरिकों को जागरूक करना। मेरे कई वीडियो में आपने आवाज़ सुनी होगी, तो वो उसी की है, कूड़ा उठाने की, नगरीय जीवन में लोगों को सचेत करना। इसका स्वरूप क्या है? स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी विज्ञान, उद्यान विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल आदि समस्त विज्ञानों को आत्मसात करने की क्षमता है पर्यावरण में। जान लीजिए, पर्यावरण का स्वरूप ऐसा है
क्योंकि पर्यावरण प्राकृतिक है, भगवान ने हमें दिया है। जल आप बना नहीं सकते, पेड़ आप जो है उगा नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो प्राकृतिक मानवीय, आप गाड़ी बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं उनको आप नहीं बना सकते। आप बहुत कर सकते हैं, उसका क्लोन बना सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आप नहीं बना सकते। तो आगे देखिए, पर्यावरण का शिक्षा की उपयोगिता और सुझाव आपको कह दिया कि देना चाहिए, स्कूल की शिक्षा में रहना चाहिए। तो आप देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें स्कूल की शिक्षा को में पर्यावरण मुखी बनाना चाहिए। आपके कॉलेज में भी आप लोग गेंदा का फूल लगाए हैं। ये बनाने की योजना जो है आपकी 1 नंबर की 88-89 में प्रारंभ की गई थी, और इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित राज्य स्वयंसेवी एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन को पर्यावरण में, आज भी स्कूलों में हज़ार हज़ार पेड़ लगते हैं, और इस पर ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें भी छाप की जाती हैं और आपको दिखाया जाता है। 92-93 में एक पर्यावरण वाहिनी नामक एक नई योजना प्रारंभ की गई थी। पर्यावरण मंत्रालय जुलाई 1986 में बना दिया गया था। ये सब चीज़ें थी। जीके के सवाल हैं, एक एक नंबर में पूछ सकता है आपसे, और इसमें क्वेश्चन यही बनेगा, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ बताइए, एक उद्देश्य बताइए, 2-2 नंबर के 10 लाइन लिख दीजिए। हाँ, 2 सुझाव बताइए, 2 नंबर का सवाल। पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप संक्षेप में लिख दीजिए। तो भैया सारे विज्ञान में इसको आत्मसात है और सब में रहेगा ये, बिना इसके रहे कहीं काम नहीं चलने वाला है। और अगर लंबा क्वेश्चन बना दिया तो पर्यावरण शिक्षा क्या है, वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन का कार्य, महत्व, स्वरूप, कार्यशैली, सब अंड जो भी आपको आता है पर्यावरण शिक्षा में, आपने पढ़ा है वीडियो से और क्लास में, आप उसको लिख दीजिए। अब प्राकृतिक पर्यावरण समस्या भी हैं भैया। तो समस्याएं क्या क्या हैं, देखिए आपके पास भगवान ने वन दिया है, तो वन को जो आपको मिला है, तो वन को आप जो है काटिए ना। ये जो है, ये लैटिन शब्द से, इसका फॉरेस्ट जो शब्द आया है, ये लैटिन शब्द से फॉरेस्ट से आया है। तो ये हैंसन ने कहा भी है कि वन को परिभाषित करते हुए हैंसन साहब ने कहा कि वृक्षों का एक बड़ा खड़ा समूह जो विभिन्न प्रकार के पादपों के साथ, मतलब पादप उनके नीचे भी पौधे उग रहे हैं, के साथ सबूत संग बनाता है, वन कहलाता है। वन को इन्होंने परिभाषित किया है हैंसन साहब, इन्होंने 1962 में। अमेजन का वन है, तमाम बढ़िया बढ़िया वन हैं, आपके इंडिया में भी हैं। तो आप का जो वन विनाश के कारण क्या हुए आपके, हमें आपके यहाँ वन विनाश क्यों हुआ, आप देखें तो अगर करें, हर जगह हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ है। आपके करीब कुल भूमि का 20% करीब वन है। कुल भूमि आपकी जितनी है, इसका 20% आप मान के चलें कि वन है। तो इसके अंदर जो 20% में है, तो इनमें जो विनाश हो रहा है, जो इनका, जिससे कि हमारी क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है, हर साल ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जा रहा है, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो हर साल 1 डिग्री तापमान बढ़ने को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो वन विनाश के कारण क्या है, प्राकृतिक कारण एक तो है, एक दूसरा मानवीय है। यहीं से समझ लीजिए प्राकृतिक क्या कारण हो सकता है। प्राकृतिक कारण होगा कि आंधी, आपने पेड़ लगाया, आज भी आदमी 100 पेड़ लगाता है, तो ये मान के चलिए कि 20-30 पेड़ खड़े रह जाते हैं, बाकी तो गिर जाते हैं। तो प्रकृति के से गिर जाते हैं, हवा तेज चली, इस तरह से हो गया। मानवीय कारण क्या है कि आप जो है काट पीट के उसका जो है मकान में, बिजली में दरवाज़ा खिड़की मेज कुर्सी बनवा लेते हैं। हाँ, उसमें लड़की की शादी में देने उन्ने के लिए, अपने लिए, तो इस तरह के काम आप करते हैं। तो मानवीय कारण 2 ही कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। तो वर्तमान में वन विनाश के अगर मुख्य कारण कह लीजिए, तो वन भूमि में को कृषि के आप बना लें, खेती काट दे रहे हैं ताकि खेती हो हमारी, और वनों में आग लग जाती है प्राकृतिक रूप से।
ये भी आपका प्राकृतिक कारण हो गया। बागवानी के रूप में आप जो है चाय, रबड़, कोको, कहवा, नारियल आदि फसल उगाने लगते हैं तो वन को काट देते हैं, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत में भी है। और उसके बाद कृषि के लिए आप काट लेते हैं और वनों की निर्ममता पूर्वक अब अधिक कटाई आप करते हैं। मैंने आपको चिपको आंदोलन बताया, तो इसको आप काट के अंधाधार, ये ठेकेदारों का काम होता है। तो वनों में पशुचारण बना देते हैं, यातायात के मार्ग निकालने हैं आपको तो आप वन काट देते हैं। तो ये सब कई कारण हैं वनों को आपका। और इससे आपको झूमिंग कृषि क्या है, तो झूमिंग कृषि में जो है आपका सिक्किम में भी झूमिंग खेती द्वारा वन विनाश हुआ। झूमिंग खेती जो है उपरोक्त लिखित स्थानांतरित कृषि है, मतलब वहाँ पौधा नष्ट करके कहीं और जाके आप अपना खेती कर रहे हैं, तो झूमिंग कृषि इसी को कहेंगे। और वन विनाश आपका इसमें ये ज़्यादा हुआ मणिपुर, जहाँ पहाड़ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये केंद्र शासित भी हैं। तो इसमें और जन चेतना का अभाव रहा, इससे जो है आपका वन विनाश होता रहा। तो जन योजना आयोग के अनुसार भारत में वन विभिन्न प्रकार की जलाने की लकड़ियों, विभिन्न तकनीकी संपत्तियों का स्रोत है, जो सुरक्षा और संचार प्रणाली में आवश्यकता को पूरा करता है। अनेक उद्योगों की लकड़ी मुख्य कच्चा माल सामग्री रूप में कार्य करता है। यह चारागाह है और चारा भी प्रदान करता है। पहाड़ी भूमि को जो है कटने नहीं देता और समतल भूमि को वायु संरक्षण से बचाता है। पेड़ इसीलिए हम लोग लगाते हैं, लेकिन आप इसको, ये अभाव है और यही आप सुझाव दे सकते हैं। दोनों देखिए, उत्तर इसको दो तरह से पूछ सकता है, जन चेतना का अभाव, वन को बचाने का अभाव। जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था, आप लिख सकते हैं बढ़िया से, एक लाइन नंबर अच्छा मिलेगा। एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवित प्रतीक होता है, और एक वृक्ष को काट डालना आसान है, परंतु उसे उगाने में एक पीढ़ी गुजर जाती है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको याद रख सकते हैं। और ये सत्य लाइन है, कोई ऐसा नहीं है कि आप याद रखेंगे तो आपका कुछ दिमाग खराब हो जाएगा। वन विनाश के दुष्परिणाम क्या हो रहा है, वन अगर आपके विनाश हो रहे हैं, दुष्परिणाम क्या होगा, वायुमंडल में तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, सीधे वर्षा में कमी एकदम सीधे हो जाएगी। उसके बाद जीवाश्मों की कमी हो जाएगी पानी के अंदर, औद्योगिक कच्चा माल की कमी हो जाएगी, लकड़ी मिलेगी नहीं उनको। आदिवासियों के लिए समस्या हो जाएगी, जो नहीं रहेगा। और ओजोन परत जो आपको सूर्य की परावैंगनिक किरणों से बचाती है, जो आपको घेरे हुए है, वो भी जो है आपका दुष्परिणाम आपका मतलब हो जाएगा। ओजोन परत में छेद तो हो ही गया है, लेकिन लोग पेड़ तेज़ी से लगा रहे हैं। अमेरिका का वाले पेपर में पढ़ते भी होंगे, तो पेड़ लगा रहे हैं लोग। अभी सरकार ने भी एक नई स्कीम निकाली है, तो सरकारी योजना थोड़ा सा आप पेपर में ज़रूर पढ़ते रहिए। सरकारी योजना कोई पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, तो ये सब चीज़ें भी उद्यमता का विकास में आएगा, मैं उसको वहाँ ले चलूँगा। लेकिन अभी तो मैं पर्यावरण पढ़ा रहा हूँ, तो पर्यावरण में रहिए, तो लकड़ी का अभाव हो जाएगा। तो वन विनाश के दुष्परिणाम तो आपको झेलने पड़ेंगे इन सब चीज़ों से। उसके बाद आपका आ जाता है वन विनाश को, अब आपसे कह देगा भाई वही रोकने के उपाय बता दो, तो वही रोकने का उपाय वही तुरंत वनों के बढ़ते रोगों का तुरंत उपचार करना चाहिए। वनों में शिकार पर पूरा प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जानवर आराम से रहें। मतलब वन को आपको सुरक्षा करनी है तो आप ही वन लगाएं, तो आप नहीं कर लेंगे। मतलब जो पेड़ सूख जाए वही लकड़ी काट के चारा के जाए, और जो ना सूखे वो रहे। और कृषि भूमि को भी आपको नियंत्रित करना होगा। इस वनों में पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना होगा, जो उसके पादप वहाँ औषधि उग रही हैं वो भी उगें। तो ये काम आपको करना होगा, तब आप जो है ये सुझाव आप दे सकते हैं कहीं भी। भारत में वनों के प्रकार आपसे पूछ लेता है, तो बहुत प्रकार के वन हैं। शुष्क वन है, सदाबहार वन है, सदाबहार वन और शुष्क वन है। शुष्क वन में उसके बाद मरुस्थलीय वन है,
तो मानसूनी और पतझड़ वाले वन हैं जिसमें आ जाता है, पूछ लेता है शुष्क भाग वाले कौन हैं, तो शुष्क में आम आप जानते ही, बबूल, शीशम, नीम, ये आ जाता है। मरुस्थलीय में कौन से हैं, तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में ये पाए जाते हैं मरुस्थलीय। तो इसमें क्या है, छोटे पौधे और कांटेदार पौधे वाला आप देखते होंगे, वो आ जाता है। मानसूनी वन कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो ये आपको जो है शीशम, चंदन, सागौन, ये वन सबसे अमूल्य है। अमूल्य वन मानसूनी है, और ये जो है आपका पतझड़ वाले वन भी इनको कहा जाता है। और सदाबहार वन आपका कहाँ है, हमेशा हरे भरे रहते हैं, और इसमें नारियल, बांस, ये सब रहते हैं। बांस आपका सदा हरा भरा रहता है, नारियल हरा भरा रहता है। तो ये लक्षद्वीप में आपको अक्सर मिलेंगे, घाटी पर्वत इलाकों में, निकोबार। तो वन हो गए आपके सदाबहार, मानसूनी, शुष्क, मरुस्थलीय वन आपके भारत में भी हैं। और इसके बाद आपको एक वन और मिलेगा, घास के मैदान मिलेंगे। तो घास का मैदान भी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में है। डेल्टाई वन भी आपको मिल जाएगा, और पर्वतीय वन भी। तो इस तरह से वन प्रकार के हैं, 7 प्रकार के हैं। आप 2 4 5 प्रकार के लिख सकते हैं। देश की धरती करे पुकार, बच्चे एक पर पेड़ हजार। मतलब धरती आपसे कह रही है कि अब पुकार रही है, बच्चे एक लेकिन पेड़ हजार लगाइए। भूस्खलन क्या है, भूस्खलन प्राकृतिक भी होता है, मानवीय कारण से भी हो जाता है। तो प्राकृतिक कारण से क्या होगा, भूकंप आ जाएगा, अधिक वर्षा हो जाएगा, नदी का रास्ता बदल जाएगा। मानवीय कारण क्या है, मानव सबसे बड़ा कारण है भैया। आप तो पहाड़ काट के जो है सड़क बना डालेंगे, तो पहाड़ चट्टान को भी ढीला कर देंगे, और पहाड़ी क्षेत्रों पर खेती आप जो है करेंगे, तो भूस्खलन आपका आराम से यहीं से होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद नदियों और झीलों में प्रदूषण, तो ये 2 रूप से होता है। नदियों और झीलों में प्रदूषण 2 रूप से होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर आप गंगा का में भी प्रदूषण हो रहा है। और अधिकांश बड़ी झीलों में आप देखेंगे तो जो है जितना उसके अंदर क्षमता और जैविक होनी चाहिए, ये औद्योगिक इकाइयाँ, जैसे कानपुर में आप देखें तो गंगा में प्रदूषण आपको मिल जाएगा। यमुना नदी में भी आपको जो है पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। इसको भी, गोमती नदी भी, काली नदी भी, काली नदी का तो पूरा जल ही विस्मय हो गया है। हिंडन नदी, ये भी सीवर की पानी से पूरा गंदा हो गया है। और इसके बाद इसमें विषैले पदार्थ भी आ जाते हैं, जो आप जैसे खेती में आप यूज़ करते हैं डाई, यूरिया, पोटास, तो वो पानी कहाँ जाता है, आपके वहीं जाएगा। तो भारी रसायन उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, औद्योगिक जो आप डाई, यूरिया, पोटास डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, तो ये सब विषैले पदार्थ बह के कहाँ जाएंगे, नदी में जाएंगे। तो ये नदी में चले जाते हैं। तो इसमें आपको सवाल छोटा सा बना दिया जाएगा कि भूस्खलन से आपका क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं। तो चट्टानों का अपने आप खिसक जाना, ये भूस्खलन है। वनों के विनाश का कारण क्या है, तो वनों का विनाश का कारण वनों का रास्ता काट के बना रहे हैं, बीच बांध बना रहे हैं, पशु का चारा, तो ये सब विनाश के कारण है। 2 नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल, या पूरा बड़ा सवाल भी अगर इसमें पूछेगा तो यहीं से आप समझ लीजिए भूस्खलन क्या है। 2 नंबर, हाँ, भूस्खलन से संबंध बता दीजिए। देखिए इसके अंदर साफ साफ इस पेज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें अंदर सवाल पूरा दिया हुआ है, भूस्खलन क्या है, वन विनाश या वनों के ह्रास का 4 कारण बता दीजिए, नदियों तथा जल में प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो मैं इस पर 2 सेकंड, और बड़ा अगर आपको करना है इसको तो 8 नंबर का सवाल या 10 नंबर का बनाना है, और ये आपका 4 नंबर का है, ये आपका 2 नंबर का है। तो 2 नंबर का भूस्खलन क्या है आप बता देंगे सीधे सीधे, कि वृक्षों के काटे जाने से पर्वत जो है भूखंड को, भाई पर्वत पर पेड़ ही ना रोका रहता है। उत्तराखंड में आया था ना, पूरा बादल फट गया था,
तो वहाँ पर पर्वत से पेड़ कट गए हैं, चंडी देवी मनसा देवी आप जाके देख लीजिए। तो ये प्रैक्टिकल है, इसीलिए वहाँ पर ये बादल बिना फट गया। उसके बाद झूम खेती क्या होती है, इसके कारण वनों में जगह जगह आग लगाकर वन को जला दिया जाता है, वहाँ पर आप खेती करते हैं, तो झूम खेती इसी को कहते हैं। तो वन विनाश विनाश इसी से हो रहा है। नदियों झीलों में प्रदूषण आपका गंगा यमुना गोमती में प्रदूषण हो रहा है। 4 नंबर का क्या समझते हैं? 4 नंबर का मान लीजिए। 8 नंबर का तो वन विनाश का से क्या हानि है, इसे रोकने का उपाय दीजिए और इसे समझा कर लिखिए। ये बना दिया तो 8 नंबर का हो गया। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं छात्रों। ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया, और लेकिन ये है कि अगर आप सुन लेंगे, कान लगा के इसको सुन भी लेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें आप फेल नहीं होंगे। ये मेरी पूरी गारंटी है। आप इसको सुन लें। मेनी मेनी थैंक्स।